Hello everyone, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our fifth chapter of economics of Indian Economic Development book. Our chapter is India's foreign trade. So students, as you know, we have already completed our fourth chapter of this book. In first chapter, we have studied about the कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने क्या देखा था कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके की थी, उसके अलग अलग सेक्टर में क्या इन्फ्लुएंसेस थे, क्या इफेक्ट था जब ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था। सेकेंड वाले चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया आज़ाद हो गया। अब इंडिया के पास आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या थी हाउ टू डेवलप, हाउ टू ग्रोथ आवर जीडीपी। ठीक है, तो उन्होंने पीसी महालनोबिस के हेड या चेयरमैनशिप में एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। उसके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से 5 साल के लिए प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, उस पर किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। फिर अगले चैप्टर में हमने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा, उसके इंपॉर्टेंसेस देखे कि इंडियन इकोनॉमी में उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं। उसके बाद उसके गुड एंड बैड इफेक्ट देखे। फिर फोर्थ चैप्टर में हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके मेन फीचर्स हैं और उसके गुड एंड बैड इफेक्ट हमने देख ले। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इंडिया के फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, और ये हमारे बुक का 5वां चैप्टर है। इसके बाद हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू करेंगे 1991 से। अभी तक की जो सारी बातें हुई हैं, पहले चैप्टर को अगर छोड़ दिया जाए, इंडिपेंडेंस से पहले की बातें छोड़ दी जाए, तो सेकंड चैप्टर से हमारी जो बातें हुई हैं वो 1950 टू 1990 तक। ठीक है, 1950 से 1990, 1950 टू 1990, इसके बीच में इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से थी, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लिया जाए, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लिया जाए, और आज हम फॉरेन ट्रेड सेक्टर को भी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ट्रेड होता क्या है। ट्रेड तो आप सब लोग करते ही होंगे। ठीक है, चीज़ों का नहीं तो कुछ अदर चीज़ों का व्यापार तो करते ही होंगे सब लोग। ठीक, ट्रेड हम जानते हैं कि हर एक इकोनॉमी, हर एक घर में, या यूँ कहें कि बेचने या विनिमय करने का ये सेंस आया कहाँ से इंसान के दिमाग में। सबसे पहले तो जब ट्रेड शुरू हुआ होगा तो ये चीज़ें शुरू क्यों हुई, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सबसे पहले जान लेते हैं। ट्रेड नॉर्मली इंसान प्रोडक्शन करता है, अपनी कास्ट लगा के चीज़ों का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के बाद वो मोस्टली ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है जिससे वो खुद कंज्यूम कर सके या कंप्लीट कर सके। ओके, अब आफ्टर कंजम्पशन जितना उसका टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद उसने जितना उसमें से कंज्यूम कर लिया। ओके, तो आफ्टर कंजम्पशन उसके पास जो बचता है वो उसका सरप्लस होता है। अब उस सरप्लस को अदर लोगों को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो इसी तरीके से एक इकोनॉमी है, सपोज दैट एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसका टोटल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ ना कुछ हुआ होगा। इसके प्रोडक्शन में से अगर हम इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं इस इकोनॉमी के अंदर, वो जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं उसको माइनस करवा दें, ठीक है, टोटल कंजम्पशन माइनस करवा दें, तो इसके पास बचेगा क्या, इसकी सरप्लस बचेगी। अब इस सरप्लस को क्या करना चाहेगा, बेचना चाहेगा। इकोनॉमी है, फालतू में सड़ाएगा लाएगा तो है नहीं, घर में रखे रखे बेकार तो करेगा नहीं, क्या करेगा, बेचना चाहेगा। तो ये जो इकोनॉमी है, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये जो कंट्री है, ये कंट्री क्या करेगी, इस सरप्लस को अदर कंट्रीज को क्या करेगी, बेचेगी, और उनको हायर प्राइसेस पे बेच करके, यहाँ पे रखे रखे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, लेकिन जब उनको बेचेगी तो अपने यहाँ जो डोमेस्टिक मार्केट है उससे हायर प्राइसेस पे उनको हाईएस्ट प्राइस पे सामान देगी। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस पे उनको चीज़ें देगी और उसके बदले उनसे पैसा लेगी। ओके, या यूँ कहें अदर कंट्रीज से जो इसके पास सामान नहीं है उसको ले भी सकती है ये। तो एक तरीके से कंट्री से सामान बाहर जाएगा और दूसरे तरीके से अदर कंट्री से सामान अंदर आएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हिंदी में कहते हैं आयात और निर्यात। ठीक,
एक्सपोर्ट बाहर भेजना, ठीक है, आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, सॉरी डोमेस्टिक कंट्री टू अदर कंट्रीज। अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान देना एक्सपोर्ट कहलाता है, और इनसे सामान लेना, अदर कंट्रीज से सामान लेना एक प्राइस पे अदर कंट्रीज से सामान का लेना इंपोर्ट कहलाता है। ओके, तो एक तरीके से हर एक देश, दुनिया में जितने भी देश हैं सब क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्योंकि हर एक देश के पास कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है, ठीक है, सारे देश संपन्न नहीं, तो हर एक देश क्या करते हैं, अदर कंट्रीज से कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं हम क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक तरीके से मान लिया जाए, अगर इंटरनेशनल ट्रेड हम सोचे क्या होता है, इंटरनेशनल मतलब केवल एक डोमेस्टिक की बात नहीं होगी, एक कंट्री की बात नहीं होगी, पूरे एज अ होल वर्क होगा, ठीक है, मतलब एक कंट्री का अदर कंट्री के साथ वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग चल रहा है, लेन देन चल रहा है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, एक कंट्री का, एक डोमेस्टिक टेरिटरी का अदर, या यूँ कहे एक इकोनॉमी का अदर इकोनॉमी से, अदर कंट्री की इकोनॉमी से चीज़ों का एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना, ठीक है, लेना और देना क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, तो एक कंट्री या एक कंट्री की इकोनॉमी का अदर कंट्रीज की इकोनॉमी से सामान लेना एक प्राइस पे, मैक्सिमम प्राइस पे, और मिनिमम प्राइस पे सामान, सॉरी एक मिनिमम प्राइस पे सामान लेना और मैक्सिमम प्राइस पे सामान देना, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक कंट्री है अगर वो सामान का इंपोर्ट करती है, अगर वो सामान को क्या कर रही है, अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, सामान आ रहा है, ठीक है, इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सामान आ रहा है तो ये चाहेगी कि इसे मिनिमम प्राइस पे करना पड़े। तुम चाहोगे कि नहीं, दुकान जाओगे तो यही दिमाग में रहेगा ना कि यार दुकानदार 2 रुपये छोड़ देता तो मज़ा आ जाता। कुछ ऐसे ही अदर कंट्रीज के साथ भी है, कंट्री चाहेगी कि अगर हम दूसरी कंट्री से कोई सामान लें, कोई प्रोडक्ट लें, कोई गुड्स इंपोर्ट कराएं तो मिनिमम प्राइस हमें पे करना पड़े, लेकिन जब हम सामान दें, अगर तुम सोचो एक दुकानदार हो गए तो तुम क्या सोचोगे, यार हमारा सामान इतने में बिक जाता जो ज़्यादा फ़ायदा था, ठीक है, कपड़े की दुकान खोल लियो और किलर की जीन्स रख के सोच रहे हो यार 10,000 में बेच दियो तो ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही। या यूँ समझो, जब फ़ोन इस समय ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप फ़ोन लेने जाते हो कहीं मार्केट में, ठीक है, तो आप सोचते हो कि यार ये फ़ोन कितना सस्ता से सस्ता मिल जाए, ओके, और वही फ़ोन जब आप बेचना चाहते हो तो आप चाहते हो यार कितना महंगा से महंगा पैसा मिल जाए कि दूसरा फ़ोन नया ले लूँ। कुछ ऐसे ही कंट्रीज़ के साथ में भी है, कंट्रीज़ जो नॉर्मल कंट्री है वो चाहेगी कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उसको जब सामान दें तो मिनिमम प्राइस पे दें, लेकिन जब ये सामान दें, जब ये एक्सपोर्ट करे गुड्स और सर्विसेज का कंट्री टू, जब ये एक्सपोर्ट करे तो ये चाहती है कि जब मैं एक्सपोर्ट करूं तो अदर कंट्रीज को, जब मैं एक्सपोर्ट करूं तो मैक्सिमम प्राइस मिले मुझे, या यूं कहें कि जितना वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है जिस प्राइस पे, उस प्राइस से ज़्यादा इफेक्ट करता, ज़्यादा सोचता, ज़्यादा थाट लगाता है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल जाए कि जितनी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हम बेच रहे हैं उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा हो जाए। ओके, तो नॉर्मल कंट्री या कोई भी कंट्री यही चाहेगी कि हम जब चीज़ों का एक्सपोर्ट करें तो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस मिले, ठीक है, और जब हम इंपोर्ट करें तो हमको मिनिमम से मिनिमम पे करना पड़े। क्लियर है? ये दो मेन फैक्टर हैं इसके। और कोई भी कंट्री हमेशा उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहेगी जिनमें मिनिमम कास्ट लगेगी, मिनिमम इनपुट्स लगेंगे और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और अदर कंट्रीज़ को उसकी रिक्वायरमेंट भी होगी।
ओके, तो इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वर्क करता है। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको इंटरनेशनल ट्रेड का। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी में आज़ादी से पहले, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले इंडिया की इकोनॉमी का ट्रेड सेक्टर एक्चुअल में था कैसा, ठीक है, किस तरीके से शो होता था। ओके, तो क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप समझ गए हो तो, फिर हमको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड या फॉरेन ट्रेड सेक्टर किस तरीके से था। तो हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्या थी, बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। हर एक सेक्टर में इंडिया अदर कंट्रीज़ की तुलना में, कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पीछे था। तो अगर हम फर्स्ट फीचर देखें तो द ब्रिटिश यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे जो द्वारा प्रोड्यूस किए गए रॉ मटेरियल्स थे उनको अपने यहाँ की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें ले जाके यूज करते थे और फिर वहाँ से फिनिश गुड लाके हमको सप्लाई करते थे। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो था अदर कंट्रीज को रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था, ठीक, क्या इंपोर्ट करता था, सॉरी, एक्सपोर्ट, ठीक। इंडिया जो था अदर कंट्रीज को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, मतलब प्रॉफिट बहुत कम होता था, रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दामों में बेचता था, ठीक है। और इंपोर्ट क्या करता था, फिनिश गुड, इंपोर्ट क्या करता था, फिनिश गुड्स अदर कंट्रीज से। और ये जो अदर कंट्रीज थी इसे मोस्टली जो इंडिया का ट्रेड होता था, इंडिया का फॉरेन से ट्रेड होता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे होता था, ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड से। ओके, तो कहने का मतलब था कि उस टाइम पे इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करता था और फिनिश गुड ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करवाता था अदर देशों से, या ज़्यादातर ब्रिटिशर्स से ज़्यादा क्या लेता था, फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब वे गुड्स जो मार्केट में बिकने के लिए क्या है, रेडी हैं, ठीक है, रेडी टू सेल इन द मार्केट। ओके, और रॉ मटेरियल अभी जिनको यूज होना है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनको यूज होना अभी आगे के प्रोडक्शन में, तो यहाँ से सस्ते दामों में लेके जाते थे, लाइक काटन, ठीक है, यहाँ से सस्ते दामों में काटन लेके गए, वहाँ पे ले जाके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काटन की बढ़िया सी शर्ट बना के यहाँ पे महंगे दामों में लाके बेच दिए। तो इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा क्या होता था, नुकसान होता था। तो इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से पिछड़ी हुई थी, ये कह सकते हैं। दूसरा हमारा है, इंडियन इकोनॉमी वॉज आल्सो एक्सप्लॉयटेड एट द मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। अब अगर इंडिया में हैंडीक्राफ्ट चलता ही था, आपको पता ही है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वहाँ पे अगर कुछ ना कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, या कहें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, वहाँ पे अगर इंडिया अपने घरों में अपने हाथों से ये सब चीज़ों से गुड्स अगर तैयार भी कर लेता था रॉ मटेरियल से, तो उसके जो गुड्स थे ये इंडस्ट्रियों में बने गुड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या थे, वीकर पड़ जाते थे, है ना, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते थे। कहने का मतलब है वो स्पेशलिटी नहीं आ पाती थी। अब मशीनों के द्वारा बनाया गया गुड्स और हाथों से बनाए गए गुड्स में थोड़ा बहुत तो डिफरेंट हुआ, थोड़ा क्या काफ़ी डिफरेंस हो जाता था। तो अब इन मशीनों के द्वारा बने हुए इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, इन जो अंग्रेज़ों के गुड्स हैं, ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज में जो बने हुए गुड्स हैं, इनके कंपैरिजन में इंडिया के जो गुड्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स से मिलकर, मतलब कहने का मतलब हाथों से बनाए गए हैं, दोनों के कंपैरिजन में ये तो ज़्यादा ही बेटर होगा ना, क्वालिटी ज़्यादा बेटर देगा। ओके, तो कहने का मतलब इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, मतलब मार्केट में उतनी तरीके से अवेलेबल हुआ तो, लेकिन लोगों ने प्रेफर नहीं किया। ओके, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद इंडिया का जो ट्रेडिंग सेक्टर था वो लगभग प्लस में रहा, फेवरेबल रहा, मतलब एक्सपोर्ट जो था वो इंपोर्ट से काफ़ी ठीक ठाक रहा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स होता क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट,
हमने कितना दूसरे देशों से लिया, उसमें से कितना दिया, उसको माइनस कर देते हैं। मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, जो आता है हमारा वो क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारे उसमें रहा, ठीक है, फेवरेबल रहा हमारे लिए। मतलब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया। और यहाँ पे एक डाटा के थ्रू हम देख सकते हैं, इट वाज एस्टिमेटेड एज ऑफ द 31 करोड़ रुपीज़ इन 1946 टू 47। मतलब 1940 से 47 में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हमारे पास सरप्लस थी, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो वो था, गैपिंग थी, वो 31 करोड़ रुपए थी। मतलब इतना हमको प्रॉफिट हुआ। कब? इन 1946 टू 47। मतलब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी इतना ज़्यादा पिछड़ने के बावजूद, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका एक्सप्लॉयटेशन होने के बावजूद क्या हुआ, हम प्लस में रहे, ठीक है, हमको प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल इस दोनों टॉपिक से हम देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड सेक्टर किस तरीके से था। तो इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया आज के वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमको बाई कमेंट या बाई अदर सोर्सेस आप हमको मैसेज कर सकते हो। हम आपके आंसर्स आपको ज़रूर देंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास आगे आने वाली जितनी सारी वीडियोज़ हैं, जितनी टाइप की नोटिफिकेशन है, सब कुछ आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।